नमस्कार, डी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है समाचारों का बुलेटिन। मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय के हेडलाइंस। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। जाति के नाम पर जहर घोलने के प्रयासों पर किया कटाक्ष। गांव की सांझी विरासत को सशक्त करने का किया आह्वान। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम। नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकेंगे परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, कैलाश गहलोत और अरविंदर सिंह लवली को भी टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीश महल को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। घोटालों को लेकर किया जोरदार प्रहार। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की आर्थिक बदहाली का उठाया मुद्दा, तो कांग्रेस ने भी सीएम आतिशी को घेरा। अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चढ़ाई गई चादर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दरगाह में सौंपी चादर। पढ़ा प्रधानमंत्री का संदेश। देश के विकास और विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने की कामना। और सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 141 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 145 रन की बढ़त। ऋषभ पंत ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक। ये थे इस समय तक की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय सबसे पहले एक हादसे की खबर। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा से एक दर्दनाक हादसे में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि बांदीपोरा जिले में वोलर व्यू पॉइंट के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं 3 जवान घायल भी हुए हैं। घायल सैनिकों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया है। घायल सैनिकों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रदर्शनी देखी, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रगति और तकनीक को दिखाया गया है। हस्तशिल्प और जैविक खेती के उत्पाद विशेष आकर्षण हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नाबार्ड वित्त सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा खूब दिया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन बीते 10 सालों की नीतियों और इरादों की वजह से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और ग्रामीण गरीबी कम हुई है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। महोत्सव में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों की झलक दिखी। गांव, गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए बीते 10 साल में किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने बताया कि शौचालय से लेकर पक्की छत तक इस दौरान सुनिश्चित की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान सम्मान निधि जैसे प्रयास सफल हुए हैं। क्रेडिट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंची है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि इन 10 सालों में ग्रामीण गरीबी अब 5% से कम हो चुकी है, जो कि साल 2012 में 26% हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए। पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। गांव के बढ़ते सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की गति पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। गांव की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सतर्क और एकजुट रहने की अपील की।
इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पहले की सरकारों ने ना जाने क्यों गांव में रहने वाली बड़ी आबादी, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि गरीबी बढ़ती रही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने गांव की प्रगति के लिए डिजिटलीकरण, एफपीओ और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को नई ताकत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण कौशल और पारंपरिक कला को निखारने, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम किए हैं। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आज की एक और बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी। दिल्ली विधानसभा के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम जारी किए हैं। इस सूची में परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। तो वहीं करोल बाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, ब्रजवासन से कैलाश गहलोत चुनाव लड़ेंगे। तो कालकाजी से रमेश विधूड़ी को टिकट दिया गया है और सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट मिला है और विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से चुनाव लड़ेंगे। केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। तो यहाँ की जनता जवाब देगी कि उन्होंने यहाँ की जनता को 1 नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार ठगा है। 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो जो डेवलपमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कालकाजी के लोग आशीर्वाद देंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल जब राजनीति में आए तब कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला भी नहीं लेंगे। आज 50,000 गज में दिल्ली वासियों के 45 करोड़ रुपए का अपने लिए शीश महल बना लिया। गृह मंत्री ने कहा कि वो दूसरों से हिसाब किताब मांगते रहते हैं। केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। 1 बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। तो वहीं भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी को यह सत्ता मिली थी तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था, लेकिन 2024-25 पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप सरकार पर दिल्ली के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष
2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी आप पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने आप पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा कि आपके नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है, नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, कहते हैं मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पर महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को जवाब देना होगा, बोलना होगा। ये बात सिर्फ आतिशी की नहीं है, ये संविधान की है, संवैधानिक पद की है और उस पर बैठी एक महिला के सम्मान की बात है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री अपने आप को मानती हैं या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी कालका जी की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, इसको बिल्कुल इसको लेकर उनमें एक आपत्ति है कि ये गलत है। और इस बीच पंजाब की महिलाओं के एक समूह ने दिल्ली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उनके द्वारा किए गए वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इन्होंने पूरा नहीं किया हमारे साथ। अभी दिल्ली वाले लोगों को कह रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, पंजाब वाली महिलाओं को तो दिया नहीं। 3 सालों में वादा किया जो लारे पंजाब से ला के ते सरकार बनाई आ, ओहो ही लारे ला के ते इत्थे आना चाहते आ। पर मेरियां महिलावां भैणां नूं मैं बेनती करदी हां कि महिलावां इन्हां दे झांसे विच ना आण, महा झूठे ने। धोखे वाली सरकार है, ये धोखा दे के आ जाती है, फिर राज करती है और उसके बाद फिर कुछ नहीं देती, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। जहाँ आएंगे धोखा दे करके आएंगे, धोखा ही करेंगे, सिर्फ धोखा। हम अवेयर करने आए हैं कि आप लोग इनके धोखे में ना आए। हम लोग भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं अभी तक। और इसके साथ ही पंजाब से कांग्रेस नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने आप पर झूठे वादों के सहारे जनादेश हासिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने पंजाब की महिलाओं से 1,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। इसी तरजीह पर अब दिल्ली की महिलाओं से भी 2,100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन ये वादा कैसे पूरा होगा और बजट में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। आज पंजाब के लोग उन वादों का और केजरीवाल साहब जी की बातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक जो वादा पंजाब की महिलाओं के साथ किया कि मैं 1,000 रुपया हर महीने दूंगा, ऐसा ही वादा आज उन्होंने दिल्ली की महिलाओं, मेरी माताओं बहनों के साथ किया है। और यहां 1,000 रुपया नहीं, 2,100 रुपया देने की बात की है। ना 2,100 कहां से आएगा, कौन देगा, क्या बजट में प्रोविजन होगी और कैसे उसको लागू किया जाएगा, इसका कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन वादा कर दिया। तो चौतरफा हमले हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के
साथ बजट पूर्व चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल कृषि विकास दर 3.5 से लेकर 4% तक रहने की संभावना है। आने वाला जो बजट है उसके लिए कुछ सुझाव अगर हमारे मन में हो तो मुझे लगा कि एक बार मैंने किसानों से भी बात की, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की, लेकिन मुझे लगा कि कृषि मंत्री किसानों की सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनसे बेहतर जानकार कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपसे भी बजट के संबंध में भी सुझाव लिए जाएं। और दूसरी चीज, अभी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपको लगता कोई सुधार और संशोधन की आवश्यकता है तो आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजी गई चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ा दिया। किरेन रिजिजू के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। ये 11वीं बार है जब पीएम मोदी की तरफ से अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की गई है। इस दौरान किरेन रिजिजू ने दरगाह में चादर पेश की और देश के लिए दुआ भी मांगी। चादर पेश करने के बाद किरेन रिजिजू ने दरगाह के बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश पढ़कर जायरीनों को सुनाया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने सभी को उर्स की मुबारकबाद देते हुए देश और दुनिया में अमन, चैन और भाईचारे की कामना की। हम सब बहुत खुशकिस्मत है, आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं युवा पत्रकार मुकेश की नृशंस हत्या को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याकांड को अंजाम देने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। दरअसल हाल ही में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले को रिपोर्ट करने के बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार ने मुकेश की लाश को अपने घर के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया था। पटना के बेऊर जेल के अधीक्षक विधु कुमार के कई ठिकानों पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। विधु कुमार के पटना, दानापुर और बेहटा के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है, जिसमें उनके सरकारी और निजी आवास शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में विधु कुमार के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और निवेश के कागज मिले हैं, जिनकी फिलहाल जांच की जा रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और डीएम के महासचिव दुरई मुरुगन के आवास पर करीब 11 घंटे तक छापेमारी की। ये छापेमारी शुक्रवार दोपहर शुरू होकर शनिवार तड़के 1:35 पर खत्म हुई। मामले में ईडी ने दुरई मुरुगन के बेटे सांसद कथिर आनंद से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की। सांसद कथिर आनंद के स्वामित्व वाले किंगस्टन इंजीनियरिंग कॉलेज में छापेमारी के दौरान अधिकारियों को बेहिसाब धन और दस्तावेज मिले। वहीं डीएम के नेता पोनसोलाई के आवास और उनके सीमेंट गोदाम सहित कई ठिकानों से ईडी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी की यह कार्रवाई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग के छापे के बाद हुई है, जब कथिर आनंद वेल्लोर से चुनाव लड़ रहे थे। तलाशी अभियान के दौरान उस समय बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। अगली खबर भी तमिलनाडु से ही। बोमैयापुरम गांव में साईनाथ पटाखा फैक्ट्री में हुए भयानक विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। प्राथमिक रिपोर्ट में बताया गया है कि मिश्रण प्रक्रिया के दौरान संघर्ष के कारण यह विस्फोट हुआ। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर हालांकि काबू पा लिया है।
विस्फोट में फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन घटना की आगे की जांच में जुट गई है। एक ब्रेक और उसके बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे खासतौर पर महाकुंभ की तैयारियों की। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात महाकुंभ की तैयारियों की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मेला क्षेत्रों में निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सभी विभागों के समन्वय से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान 40 से लेकर 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो CCTV के द्वारा कवर्ड है, और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे, और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है, और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। और प्रयागराज की भूमि महाकुंभ के अवसर पर सभी भक्तजनों और श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। महाकुंभ में धनुज, किन्नर और नर नारी सभी पधार कर संगम में पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही अलग अलग स्थान से आए हुए साधु संतों के आश्रम भी भक्तों की आस्था के केंद्र होते हैं। महाकुंभ की सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और तैयारी के अंतिम दौर में भी हैं। तो देखिए प्रयागराज से DD न्यूज़ के संवाददाता रामेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। ये महाकुंभ की धरती है जहाँ तमाम अखाड़े और साधु संत अपना आश्रम बना रहे हैं। यहाँ कहीं आपको वृंदावन दिखेगा, कहीं आपको अयोध्या दिखेगी, कहीं आपको काशी दिखेगा, कहीं संतों का समागम दिखेगा, कहीं अध्यात्म दिखेगा, और कहीं उल्लास उत्साह दिखेगा। इस तरीके से इनका निर्माण किया जा रहा है कि जो लोग भी कुंभ की धरती पर आकर इनसे मिलना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, वो इन आश्रमों में आएँ, सत्संग सुने और अपने जो संत महात्मा हैं, जो सन्यासी हैं, उनसे मिलें, उनको प्रणाम करें, नमन करें, इस धरती को नमन करें। इस तरीके से इसकी रचना की जा रही है कि किसी को कोई असुविधा ना हो, और जो साधु संत आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर जगह मिले और वो अपने अनुयायियों के साथ बैठ सकें। तो जब यहाँ आप आएंगे तो आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। यहाँ राम भी मिलेंगे, यहाँ कृष्ण भी मिलेंगे, यहाँ शिव भी मिलेंगे, यहाँ माँ पार्वती भी मिलेंगी, और यहाँ राधा का चरित्र भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके के अलौकिक महाकुंभ होने जा रहा है। आप लोग अवश्य आइए और इस महाकुंभ के सहभागी बनिए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज़, प्रयागराज। तो तैयारी पूरी है और प्रयागराज की धरती पर संगम तट महाकुंभ के अवसर पर देश दुनिया के साधु संत, महात्मा, ऋषिगण और सनातन धर्मावलंबी पधार रहे हैं। संत महात्मा प्रयाग की धरती पर पहुंचकर भक्ति में लीन दिख रहे हैं। महाकुंभ को लेकर संत महात्माओं का कहना है कि महाकुंभ की धरती आने मात्र से मनुष्य को सभी जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
इस महाकुंभ में सभी सनातन धर्मावलंबी आना चाह रहे हैं, संगम स्नान करना चाह रहे हैं। जितने भी इस श्रेणी में आते हैं सभी लोग यहाँ पर आएंगे, सादर मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे और संतों का दर्शन करेंगे। जो लोग, मुझे लगता है कि इस बार जो भी लोग महाकुंभ मेला में प्रवेश कर जाएंगे तो समझ लेना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जो होता है अपने सनातन धर्म में उनको प्राप्त हो जाएगा। तीर्थराज प्रयागराज में धर्म कर्म करने से तुरंत ही फल मिलता है। हमारे ऋषियों की परंपरा है, पहले से राम जी की परंपरा है, ये संतों की, ऋषियों की। प्रयागराज में सब ऋषि मुनि सब विराजमान होते थे और यहाँ स्नान किया करते थे, साधु संतों के खाल से लगते थे। हम लोग वैसे तो पूरे भारत में से जगह जगह से संत लोग आए हैं, हिमाचल से आए हैं, बद्रीनाथ से आए हैं, केदारनाथ से आए हैं, गौमुख से आए हैं और हम लोग वृंदावन से आए हैं। और प्रयागराज की धरती का संगम तट महाकुंभ के अवसर पर सभी भक्तजनों और श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तत्पर है। दिव्य भाव और सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। भक्तजन तैयारियों को लेकर संतुष्ट भी दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। स्नान करने का मौका मिला है और कुंभ का मेला है, इसलिए सोच रहे हैं सर कि यहाँ का तो पर्व अच्छा रहता है। वैसे आना तो बहुत लेट था, तो लेकिन इसलिए जल्दी आ गए कि जनता का माहौल इस साल ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सोच रहे हैं कि जल्दी अपन दर्शन कर लें। सर व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। मैं कहता हूँ कि अगर ये मोदी और योगी जी जो यहाँ है जब तक कोई दिक्कत नहीं है सर। एक नंबर व्यवस्था हर पल पे, एक एक काम अच्छा उनका। एक नंबर मोदी की होगी, मोदी और 100 साल से बड़ी खूब अच्छा। जो भी अच्छा काम हो रहा है सर और आगे भी मतलब अच्छा रहेगा। अब बात खेल की। सिडनी में जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना लिए हैं। इस प्रकार भारत के पास 145 रन की बढ़त है। दूसरी पारी में हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। भारत को 42 के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। स्कॉट बोलैंड ने केएल राहुल को 13 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद बोलैंड ने यशस्वी जायसवाल का भी विकेट चटका दिया। वो 22 रन बनाकर आउट हुए। बोलैंड को तीसरी सफलता विराट कोहली के रूप में मिली। कोहली सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वेबस्टर ने भारत को चौथा झटका शुभमन गिल के रूप में दे दिया। ऋषभ पंत एक तूफानी पारी खेल कर आउट हुए। वो 33 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 61 रन बनाकर आउट हुए। वहीं नीतीश रेड्डी भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को पहली पारी के आधार पर 4 रन की बढ़त हासिल हुई थी। और इससे पहले आज ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 9 रन के आगे खेलना शुरू किया था। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।